वीडियो में हम एसएसटी का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। ठीक है, संपूर्ण का मतलब कि इसमें सारे एसएसटी के जितने भी 5 खंड हैं, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है और आपदा प्रबंध, ये पांचों टॉपिक को जो भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, लघुत्तरी की हमने महत्वपूर्ण लगभग 50 से 60 सवाल लिए हुए हैं, सारे पाँचों से मिला करके। दीर्घोत्तरी के भी लगभग 10 से 12 सवाल हैं और ऑब्जेक्टिव के लगभग 200 से ज़्यादा सवाल हैं। तो ये मान करके चलिएगा इस वीडियो से लगभग आपके एसएसटी के पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, इस वीडियो का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इसको आराम से पहली बार सुनिए नॉर्मल स्पीड पे और ईयरफोन लगा करके सुनते रहिए। ठीक है, दूसरी बार में इसकी स्पीड बढ़ा करके और तीसरी बार में भी स्पीड, मतलब 2 से 3 बार आप इसको सुन लेंगे तो आपका एसएसटी के सारे सवाल लगभग हो जाएंगे, लिखने वाले भी और टिक लगाने वाले भी। तो आप इसको अच्छे से आराम से सुनिए, कूल माइंड होकर के अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो उसको पढ़ते रहिए। जब भी आपको लगे कि पढ़ने में, तो आप इसका ईयरफोन लगाइए और इसको सुनते रहिए। ठीक है, जैसे आप गाना सुनते हैं तो गाने की जगह पे इसी को सुनिए। हमने एक एक सवाल को ऐसे पढ़ करके बताया है, इसमें कोई समझने वाली बात है, जहाँ समझाना वो वैसे भी समझाने का समय खत्म हो गया है। अब आप आराम से इसको केवल सुनिए और आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले लघुत्तरी के सवालों को हमने सॉल्व किया, फिर दीर्घोत्तरी को, ऑब्जेक्टिव को, आखिरी में हमने ऑब्जेक्टिव सवालों को रखा है रैपिड फायर मोड में, एकदम सीधे क्वेश्चन और आंसर किया है। आप इसको देख लीजिए, इसमें आपका एसएसटी का पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको लगेगा तो मैं शॉर्ट वीडियो छोटा 1-1 मिनट का, जैसे कि परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, कोयले के कौन कौन से प्रकार, ये अगर ज़रूरत पड़ी तो वैसे मैंने सभी चीज़ों को इसमें, इसीलिए इतना समय लगा हमें, मतलब लगभग 5 से 10 सालों का पिछले प्रीवियस ईयर पेपरों को मिला करके मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आप इसको देख लेंगे तो पूरा का पूरा यकीन है कि इसी में से आपके सवाल रहेंगे। ठीक है, जिनको एसएसटी में अगर डर लग रहा हो वो तो इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखें। जिनकी एसएसटी पूरी तैयार है, एक बार केवल इस वीडियो को गो थ्रू हो लेंगे, हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन उनसे छूट रहे हों, वो जरूर इस वीडियो को देख लेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे आइए, इसमें देखते हैं पहले लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग यूरोप के इतिहास में 1815 से 1848 के समय काल को ही क्या बोलते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, इसने क्या किया था, यूरोप में पुरानी व्यवस्था, मतलब पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने और क्रांतिकारी विचारों को दबाने का काम किया था। इसीलिए इस काल को बोलते हैं मेटरनिक युग। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 1815 से 1848 के समय काल को मेटरनिक युग कहते हैं। यह यूरोप में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने और क्रांतिकारी विचारों को दबाने का काल था। बस इतना लिखना है मेटरनिक, 2 नंबर में सवाल आएगा। तो अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। आपको पता होगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने भूमिका निभाई थी। तो अभी आगे प्रश्न आएगा बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। तो पहले ये देखिए कि जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या क्या थी। तो सबसे पहला ये था कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित था। मतलब कि जब आपको पता होगा भारत आज़ाद हुआ उस समय भी भारत में कई छोटे बड़े राज्य और रियासतें थीं। उसी तरह से जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं सबसे बड़ी क्या थी कि 300 से ज़्यादा छोटे बड़े राज्यों में यह खंडित था। तीसरा, ऑस्ट्रिया का इसमें हस्तक्षेप, और तीसरा धार्मिक और राजनीतिक मतभेद। तो जर्मनी के एकीकरण में 3 बाधाएं, जर्मनी का लगभग 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में खंडित होना, दूसरा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और तीसरा धार्मिक और राजनीतिक मतभेद। अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो खूनी रविवार यह एक घटना है बेसिकली 9 जनवरी 1905 को रूस में जार की सेना ने, जार वहाँ के सम्राट को बोला जाता था, रूस मतलब 9 जनवरी 1905 को रूस में जार की सेना ने प्रार्थना कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और वह दिन रविवार का था, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। आपको पता होगा भारत में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जिसे बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोली चलाई थी, उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसी तरह से खूनी रविवार है कहाँ पे, रूस में जार की सेना ने कब, 9 जनवरी 1905 को प्रार्थना कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, और उस दिन को खूनी रविवार कहते हैं क्योंकि उस दिन रविवार था। अगला है कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, वह
उस देश में या उस क्षेत्र में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले, उस पर सभी लोगों का अधिकार होगा, मतलब साधन पर, उत्पादन के साधनों पर, तो उसको बोलते हैं साम्यवाद। तो इसको लिखेंगे कैसे कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है और वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। वर्गहीन समाज का मतलब कि अमीर गरीब का कोई वर्ग नहीं होगा, वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है, ठीक है, साम्यवाद में। अगला है प्रश्न कि हो चिन मिन मार्ग क्या है। आपको पता होगा वियतनाम युद्ध के बारे में। वियतनाम युद्ध आपका 1955 से 1975 तक चला है, ठीक है, वियतनाम युद्ध, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। तो यह वियतनाम युद्ध के दौरान रसद पहुंचाने, मतलब रसद का मतलब खाद्य सामग्री जो सेनाओं को पहुंचाने के लिए मुख्य रास्ता था, जो लाओस और कंबोडिया के क्षेत्रों से होकर के गुजरता था। इसे ही कहा गया हो चिन मिन मार्ग। इस मार्ग पर कई बार अमेरिका ने हमला करके इसको नष्ट करने का भी प्रयास किया था। तो हो चिन मिन मार्ग क्या है कि वियतनाम युद्ध के दौरान यह रास्ता था जिसके माध्यम से सेनाएं या सेनाओं के लिए खाना पानी पहुंचाने का काम किया जाता था, जो लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र से होकर के गुजरता था। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के खलीफा के अधिकारों को कम कर दिया गया। इसके विरोध में और खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या था? यह भारत में शुरू हुआ था, किसके द्वारा? भारतीय मुसलमानों के द्वारा। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? तुर्की के खलीफा के अधिकारों को कम कर दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने यह खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया था, ठीक है। तो अब आप समझ गए खिलाफत आंदोलन क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के अधिकारों को कम करने के कारण इसके विरोध में और खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने भारत में एक आंदोलन शुरू किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। गांधी जी भी इस आंदोलन के समर्थक थे, ध्यान रखिएगा। अगला है असहयोग आंदोलन। अभी आगे पढ़ेंगे गांधी जी के जो 3 आंदोलन हैं कौन कौन से थे। तो उसमें एक देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों स्थगित किया। तो आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह है जहाँ पर एक हिंसक घटना हो जाती है जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उनके द्वारा, जिसके कारण थाने में आग लगा दी जाती है और इस आग के कारण कई सारे पुलिस मारे जाते हैं, जिसके कारण गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि वे अहिंसक के समर्थक थे, अहिंसा के समर्थक थे, इसीलिए इन्होंने हिंसा होने पर अपने आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्यों स्थगित किया? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में वो हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। अगला है दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा आपको पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया था तो उसी के समय दांडी यात्रा शुरू हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था और सविनय अवज्ञा की शुरुआत करनी थी। तो दांडी यात्रा क्या थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र की पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। इसी मतलब कहने का मतलब यह है कि इसी यात्रा के बाद से गांधी जी ने अपना दूसरा आंदोलन शुरू किया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और यह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक बना करके, समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करना। आपको पता होगा अंग्रेज़ों के समय में, जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, उस समय नमक पर भी टैक्स लिया जाता था। तो नमक कानून, इसी को नमक कानून का उल्लंघन करना था। मतलब गांधी जी ने सिंबॉलिक तरीके से समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक के कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, दांडी यात्रा में। असहयोग आंदोलन क्या था? गांधी जी ने 3 आंदोलन शुरू किए थे, आपको पता होगा। एक है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसमें सबसे पहला आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन,
यह क्या था? असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें लोगों ने अंग्रेजी शासन से सहयोग न करने का निर्णय लिया। मतलब अंग्रेजी शासन से सहयोग न करने का मतलब यह है कि अंग्रेज जो भी काम करेंगे, जो भी प्रशासनिक काम कर रहे हैं, उसमें हम कोई सहयोग नहीं देंगे। यह सहयोग न करने का निर्णय लिया गया था इसी असहयोग आंदोलन। नाम से स्पष्ट है कि असहयोग मतलब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। कब शुरू किया गया? 1920 में शुरू किया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन समझ में आ गया। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा मतलब कि हमें अवज्ञा करनी है, उल्लंघन करना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, जिसमें अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था। मतलब जो भी ब्रिटिश जो कानून बनाए थे और जो अन्यायपूर्ण थे उनका उल्लंघन करना था, लेकिन मतलब ऐसे हिंसक रूप से नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करना था। इसी को बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में आपको अभी ऊपर आपको देखे होंगे जो ये दांडी यात्रा शुरू की गई थी, इसमें गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून का उल्लंघन किया था। हिंसा के तौर पे नहीं, इन्होंने सिंबॉलिक तौर पे गए और समुद्र के किनारे समुद्र के पानी से नमक बना करके यह दिखाया कि मतलब हम आपके कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। मतलब कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। कब शुरू किया गया? 1942 में। कौन शुरू किया था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला ये सवाल हो गया, दांडी यात्रा क्या थी? यह 1930 में शुरू हुआ था गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए, साबरमती से दांडी तक। ठीक है, ऊपर आपने देख लिया है। अगला चौरी चौरा कांड क्या था? 1922 में, अभी आपने डेट देखा 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसा हुई, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरी चौरा कांड यही था। अगला है जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क ने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति अपनाकर युद्ध और कूटनीति से, मतलब कि युद्ध और कूटनीति से 1871 में जर्मनी का क्या किया था? एकीकरण किया था। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। अगर ये 5 नंबर में सवाल आएगा तो आगे अभी देखेंगे, अभी 2 नंबर में आएगा, बस अब इतना ही लिखना है कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर युद्ध और कूटनीति के माध्यम से 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है। अगला सवाल है कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश काल में अनुबंध पर विदेशों में काम करने के लिए भेजा जाता था। अनुबंध मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेका पर। गिरमिटिया मजदूर कौन थे? भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश काल में अनुबंध पर विदेशों में काम करने के लिए भेजा जाता था, वो थे गिरमिटिया मजदूर। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो 1878 में लागू यह कानून भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। मतलब जो भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छापे जाते थे उस पर नियंत्रण करने के लिए यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब आया था? 1878 में। तो अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या कहेंगे? इसमें लिखेंगे कि 1878 में यह कानून लागू हुआ था जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया था। बस इतना ही लिखना है। अगला है रॉलेट एक्ट क्या है? इसी को काला कानून भी बोला गया था। रॉलेट एक्ट यह 1919 का कानून है। रॉलेट एक्ट क्या है? 1919 का कानून था जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी एक्ट को बोला गया न अपील न दलील। ठीक है। मतलब इसमें इस एक्ट के तहत अगर किसी को पकड़ा जाएगा तो न तो उसकी कोई दलील सुनी जाएगी और न ही इसके लिए कोई अपील होगा। तो ठीक है। तो रॉलेट, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा था काला कानून। ठीक है। इसका बहुत विरोध हुआ था, काला कानून। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है। अगला है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अब आप बताइएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ कब था? ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को लाना। जो वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अस्थिरता फैली थी उसको स्थिरता को लाना, और IMF और विश्व बैंक की स्थापना करना। आपको पता है 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, IMF और विश्व बैंक, इसकी स्थापना करना
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता लाई जा सके। अगला है निरौद्योगीकरण। क्या है निरौद्योगीकरण? आपको पता होगा ब्रिटिश काल में हमारे भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा था। क्यों पतन होने लगा था? क्योंकि यूरोप में मशीनीकरण होने के कारण हम केवल कच्चे माल का उत्पादन करते थे और वह माल कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन में चला जाता था। तो यहाँ के जो छोटे उद्योग थे वो हमारे नष्ट होने लगे, इसी को बोला गया निरुद्योगीकरण। अब इसको लिखेंगे कैसे? उद्योगों के पतन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? निरुद्योगीकरण, जो भारत में ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था, ठीक है। जैसे कि अपने वहाँ चरखा उद्योग था, चरखे से सूत काट के कपड़े बनाए जाते थे। तो जब मशीन आ गए तो चरखे का काम मतलब उतना अच्छा नहीं रह गया, जिससे हमारा वो उद्योग ख़त्म हो गया। हथकरघा उद्योग जिसको बोलते थे, हथकरघा उद्योग, यह नष्ट हो गया, इसी को बोला गया निरुद्योगीकरण, ठीक है। रूस की क्रांति के कारण और प्रभाव बताइए। रूस की क्रांति के कारण और प्रभाव। तो देखिए सबसे पहले रूस की क्रांति के कारण क्या आएंगे? इसमें जारशाही, जारशाही मतलब जार का मतलब होता है सम्राट, वहाँ का राजा या सम्राट। तो जारशाही, गरीबी और युद्ध, ये तीन ऐसे कारण थे जो रूस की क्रांति के बने, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या हुआ? समाजवादी शासन की स्थापना हुई और सोवियत संघ का निर्माण हुआ। सोवियत संघ मतलब USSR, ठीक है। तो समाजवादी शासन की स्थापना और सोवियत संघ का निर्माण हुआ, प्रभाव ये पड़ा। और कारण क्या था? जारशाही, गरीबी, युद्ध, ये सब है, ठीक है। रूसी क्रांति हुई कब थी? 1917 में। आपको पता होगा 1900, इसी को बोला गया था बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति। अगला है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति आपको पता होगा 1789, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इसका प्रभाव बताना है। जैसे अभी आपने रूस की क्रांति का प्रभाव देखा, समाजवादी शासन की स्थापना हुई और सोवियत संघ का निर्माण हुआ, तो ऐसे ही पूछा फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव था। इसमें राजतंत्र का अंत हुआ और स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार फैले। इस क्रांति के कारण स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार फैले। यही जो स्वतंत्रता और समानता है, इसका प्रभाव हमारे संविधान पे ही पड़ा है। हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना यहीं से ली गई है, फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। अगला है बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का क्या प्रभाव है? तो रूस में जारशाही समाप्त हुई। जारशाही मतलब यही अभी जो आपने पढ़ा रूस की क्रांति, तो उसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? जारशाही की समाप्ति हुई, मतलब जो राजा का, जो सम्राट का तानाशाही रवैया था वो समाप्त हुआ और समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव ये हो गया। अगला है, अब यहाँ से इतिहास में इतने प्रश्न थे, 2 नंबर में आप मान के चलिए इसमें से अधिकांश प्रश्न आपके आ जाएंगे। अभी आप घबराइएगा नहीं, आगे और भी सवाल हैं। अगला सवाल अब भूगोल से शुरू होता है, ठीक है। संसाधन की परिभाषा दीजिए, संसाधन को परिभाषित करिए। तब पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसे बनाने की तकनीक हमारे पास है, संसाधन कहलाती है। या तो और छोटा करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है। नदियों द्वारा मतलब अगर पूछे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है जलोढ़ मृदा का निर्माण। लेकिन पूछ रहा है इसकी विशेषता क्या है, तो यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा, इसमें पोटास और चूने की अधिकता होती है, जो धान और गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, या धान और गेहूं के लिए उत्तम होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें इसमें लिखेंगे। पहला कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है, दूसरा इसमें पोटास और चूने की अधिकता होती है, जो धान और गेहूं के लिए उत्तम होती है, ठीक। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन यह उत्तराखंड में शुरू हुआ था और कौन शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो देखिए इसको लिखेंगे क्या, चिपको आंदोलन क्या था? उत्तराखंड में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें पेड़ से चिपक करके लोग खड़े हो जाते थे ताकि पेड़ को काटने से बचाया जा सके, ठीक है। तो चिपको आंदोलन क्या था? उत्तराखंड में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है।
हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 1960 के दशक में उन्नत बीजों, हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है, उन्नत बीजों, उर्वरकों और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि को ही क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। और यह विशेष करके कौन सी फसल पे किया गया? गेहूं की फसल पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे यह, इसका क्षेत्र कौन कौन सा था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी का जो पश्चिमी वाला इलाका है, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। यह 3 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे शुरू किया गया था हरित क्रांति। कब? 1960 के दशक में। इसमें क्या किया गया हरित क्रांति में? 1960 के दशक में उन्नत बीजों, उर्वरकों और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से अनाज, जिसमें विशेषकर गेहूँ, अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति कहा गया। अगला है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर लिखिए। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोलियम। परंपरागत का मतलब यह हो गया कि जो खत्म हो सकते हैं भविष्य में, उनको बोलते हैं परंपरागत, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। और गैर परंपरागत का मतलब होता है जो कभी नहीं खत्म हो सकते, जो कभी नहीं खत्म होंगे, वो संसाधन क्या कहलाते हैं या ऊर्जा के स्रोत क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत। इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसी में ज्वारी ऊर्जा भी आएगा, भूतापी ऊर्जा भी आएगा, कई सारे आएंगे, लेकिन आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है। परंपरागत में कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम, जो भविष्य में खत्म हो सकते हैं। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जो कभी नहीं खत्म होने वाले संसाधन, मतलब ऊर्जा के स्रोत। अगला है खनिज क्या है? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो खनिज क्या है? या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं, ठीक है, खनिज कहलाते हैं। ठीक, यह आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। आप यह भी लाइन जरूर लिखिएगा, यह आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या कर? नाम से स्पष्ट है, बहुउद्देशीय मतलब जो इसमें एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऐसी कोई परियोजना जिसमें एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे? ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनसे एक साथ कई लाभ मिलते हैं, मतलब कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे कि एक ही परियोजना से सिंचाई का भी काम हो, बिजली का भी उत्पादन हो और बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके और पर्यटन के भी वो केंद्र बन जाए, उनको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कि देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल आप लोग बताइएगा कहाँ पे है, किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना ऐसी है जिससे सिंचाई का भी काम किया जाता है, बिजली का उत्पादन भी किया जाता है और आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाया भी जाता है, और भाखड़ा नांगल बाद लोग देखने भी जाते हैं, यह पर्यटन का केंद्र भी है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनसे एक साथ कई लाभ मिलते हैं, जैसे सिंचाई, बिजली का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन इत्यादि, उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगला है बिहार में कृषि की 2 समस्याएं लिखिए। मतलब कृषि के लिए, कृषि से संबंधित 2 समस्याएं बिहार में क्या है? तो पहला मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, मतलब यहाँ पे सिंचाई के साधन कम है। ठीक है, सभी लोग सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है? वर्षा के पानी पर। ठीक है, तो मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे बाढ़ और सूखा की समस्या भी इसी में शामिल है। और दूसरा है खेतों का छोटा आकार और पुरानी तकनीक का प्रयोग करना। देखिए उत्पादन आप तभी कर पाएंगे जब वर्तमान में जो भी आधुनिक तकनीकें हैं, जो भी आधुनिक उर्वरक वगैरह उनका प्रयोग करेंगे, तभी आप कृषि में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग छोटे खेतों में कैसे कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए कंबाइन से आपको खेत कटवाना है, तो छोटे खेत में कंबाइन जा ही नहीं पाएगा, हाथ से ही काम कराना पड़ेगा। इसीलिए खेतों का छोटा आकार होने के कारण हम पुरानी तकनीकी का ही प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है, बिहार में कृषि की यह समस्या है, मतलब उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है पंजाब और हरियाणा की तुलना में। तो बिहार में कृषि की 2 समस्याएं क्या हैं? पहला तो मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, बाढ़ और सूखे की समस्या, और दूसरा खेतों का छोटा आकार तथा पुरानी तकनीक का प्रयोग करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काली मृदा क्या है? काली मृदा क्या है? नमी धारण करने वाली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसको क्या बोलते हैं? काली मृदा। इसका दूसरा नाम अभी आपने देखा रेगुर मिट्टी भी होती है, या कपास की अत्यधिक खेती करने के कारण इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, मतलब क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन अच्छा होता है। तो काली मृदा क्या है कि काली मृदा नमी धारण करने वाली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आपको इतना ही लिखना है। लेकिन अगर पूछे कि आपका काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है,
तो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निकलने वाली लावा से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? वे परियोजनाएं जिनसे एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे कि सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण जैसे कई लाभ एक साथ मिलते हैं जिन परियोजना से, उनको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है। जैसे कि जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगला है परमाणु शक्ति केंद्र क्या होता है? तो जहाँ परमाणु से बिजली बनाई जाती है, जिस तरह से ताप विद्युत केंद्र होते हैं, तो जहाँ से ताप से बिजली बनाई जाती है, मतलब कोयले से बिजली बनाई जाती है, उनको बोलते हैं ताप विद्युत केंद्र। उसी तरह से परमाणु शक्ति केंद्र होता है, जहाँ पे परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, उनको बोलते हैं परमाणु शक्ति केंद्र। कुछ फेमस परमाणु शक्ति केंद्र हैं, जैसे कि काकरा पार। काकरा पार कहाँ है? गुजरात में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये 3-4 आप लोग हैं, याद कर लीजिएगा। काकरा पार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। खनन के प्रभाव बताइए। तो खनन से क्या होता है? पर्यावरण का प्रदूषण, वनों का कटाव और भूमि का क्षरण होता है। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? अभी आप लोगों को ऊपर बताए हैं। तो नेतृत्व इसने किसने किया था, आप लोग बताइएगा। तो चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया वन संरक्षण आंदोलन। ठीक है। कहाँ पे शुरू किया गया था? उत्तराखंड में। ठीक है। इसका नाम आप लोग जरूर बताइएगा। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया वन संरक्षण आंदोलन। भूकंप के प्रभाव और बचाव बताइए। तो भूकंप के प्रभाव क्या क्या है? इससे तो जान माल की हानि होती है और इमारतें गिर जाती हैं। ठीक है। सड़कें फट जाती हैं, या बहुत सारे आर्थिक नुकसान होते हैं। ठीक है। भूकंप के प्रभाव और बचाव क्या क्या है? तो बचाव में भूकंप रोधी भवन बनाने चाहिए और खुले स्थान पर जाना चाहिए अगर भूकंप आए तो। अगला है सुनामी क्या है? तो समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न ऊंची लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है। बिहार में बाढ़ के कारण और प्रभाव बताइए। तो बिहार में बाढ़ के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण अत्यधिक वर्षा और नदियों में गाद। नदियों में गाद का मतलब कि नदियों के तली पर जो गाद इकट्ठा हो जाते हैं, जो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, उनकी सफाई ना हो तो नदियों की गहराई कम होने लगती है, जिससे नदी का पानी चारों तरफ अपने आसपास के इलाकों में फैल जाता है, उसी से नदियों का बाढ़ आता है। ठीक है। तो अत्यधिक वर्षा और नदियों में गाद का इकट्ठा होना। और दूसरा प्रभाव क्या होता है? इससे फसल को नुकसान होती है और जनधन की हानि होती है। बिहार में कृषि की 4 समस्याएं क्या है? तो 4 समस्याएं। सबसे पहला तो बाढ़ ही हो गया, सिंचाई की कमी है, यहाँ पे खेतों का आकार बहुत छोटा है और तकनीकी का अभाव है। तो 4 समस्याएं कौन कौन सी? बाढ़, सिंचाई की कमी, छोटे खेत और तकनीकी का अभाव। नगदी फसल क्या है? जिन फसलों को बेचकर आय प्राप्त होती है, जिन फसलों का मुख्य उद्देश्य बेच करके आय कमाना होता है, उन्हें नगदी फसल कहते हैं, जैसे कि गन्ना और कपास। ठीक है। अगला है खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल आपको पता है मानसून में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। इनमें प्रमुख फसल कौन सी है? धान है। प्रमुख फसल धान है। और रबी की फसल, सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं, जिसकी प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ है। ठीक है। तो धान खरीफ फसल है और गेहूँ रबी फसल है, याद रखिएगा। कोयले के प्रकार, कोयले के 4 प्रकार हैं। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट। आपको ऐसे क्रम याद रखना है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। आपको पता है एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें कार्बन का प्रतिशत 90% से ज़्यादा होता है। यह कई बार सवाल पूछा है। बिटुमिनस भारत में पाए जाने वाला सबसे अधिक कोयले का प्रकार ये बिटुमिनस है। लिग्नाइट इसी को भूरा कोयला भी कहते हैं। और सबसे घटिया कोयला या सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। लौह अयस्क के प्रकार बताइए। तो लौह अयस्क के 4 प्रकार है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सीडेराइट है। अगर 3 केवल पूछेगा तो 3 में ऐसे याद रखिएगा महल से। महल मतलब मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है। अगला भारत में खनिज की पेटियाँ, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे भारत में खनिज पाए जाते हैं? तो एक है छोटा नागपुर का पठार, धारवाड़ और अरावली का क्षेत्र। तो 3 है, छोटा नागपुर का पठार, धारवाड़ और अरावली। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कई बार पूछा हुआ है। तो ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान रखे, उसी को बोलते हैं सतत विकास। यह याद रखिएगा, ये परिभाषा पूछेगा ही पूछेगा। सतत विकास, ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रख करके विकास के लिए संसाधनों का प्रयोग करे, उसको बोलते हैं सतत विकास। जैव विविधता के मापन जैव विविधता मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो जैव विविधता यह पर्यावरण संतुलन के लिए, जीव जंतुओं के भोजन के लिए, औषधि के लिए और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है। क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण संतुलन के लिए, जीव जंतुओं के भोजन के लिए और औषधि के लिए। बाढ़ से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो बाढ़ से बचाव के लिए 2 उपाय। पहला, नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाए जाएं, जो बांध बनाए जाते हैं नदियों के किनारे, मजबूत तटबंध और बांध नदियों पे। ठीक है। और दूसरा, बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले तंत्र को विकसित किया जाए। मतलब जब बाढ़ आने वाली हो तो मौसम
तकनीकी के आधार पर, जो मौसम वैज्ञानिक लोग हैं, मौसम तकनीकी के आधार पर पहले से ही सूचना देता है कि बाढ़ आने वाली है, तो उससे लोगों में जागरूकता पहले से ही जागरूकता फैला करके लोगों से बचने का उपाय बताया जाए। ठीक है। अगला, भूकंप और सुनामी में अंतर बताइए। तो जब जमीन में कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन यही कंपन जब समुद्र की तली में होता है और ऊंची लहरें उठती हैं तो उसको सुनामी कहते हैं। तो बस इतना ही अंतर है। अगर जमीन पे कंपन होगा तो उसे भूकंप कहेंगे, और यही कंपन जब समुद्र की तली पर होगा, जिससे ऊंची लहरें उठती हैं, तो उसको सुनामी कहेंगे। अब अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है, संघीय राज्य क्या है? संघीय राज्य का अर्थ क्या है? संघीय राज्य वह होता है जहाँ सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। जहाँ पर सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है, जैसे कि भारत में। इसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं और संविधान क्या होता है? सर्वोच्च होता है। इसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं और संविधान सर्वोच्च होता है। आर्थिक अपराध किसे कहते हैं? तो धन कमाने के लिए किए गए गैर कानूनी कार्य, जैसे कि टैक्स की चोरी, कालाबाजारी, तस्करी, या आर्थिक अपराध कहलाते हैं। ठीक है। धन कमाने के लिए गैर कानूनी कार्य करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक अपराध कहलाता है, जैसे कि टैक्स की चोरी करना, कालाबाजारी या तस्करी करना। ठीक है। भारतीय संघीय सरकार शासन की 2 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संघीय शासन की 2 विशेषताएं, पहला शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच, और दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो भारत में संघीय शासन की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है केंद्र राज्यों के बीच, और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। अगला, लोकतंत्र की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र की 2 मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? जनता द्वारा शासकों को चुनना, जो भी सरकारें होती हैं जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, और दूसरा कानून का शासन होता है। यहाँ पे सबके लिए कानून क्या होता है? समान होता है। तो कानून का शासन और जनता के द्वारा शासकों का चुनाव होता है। लोकतंत्र की 2 मुख्य विशेषताएं यही है। दल बदल कानून क्या है? तो दल बदल कानून सांसदों या विधायकों को अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने से रोकने के लिए बनाया गया कानून ही क्या कहलाता है? दल बदल कानून। जैसे ऐसा इसलिए लाया गया कि मान लीजिए कोई नेता है और किसी पार्टी से जीत गया और चुनाव लड़ने के बाद पैसे की लालच में किसी दूसरी पार्टी में न चला जाए, इसी को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ठीक है। दल बदल से संबंधित बात की गई है। तो सांसदों या विधायकों को या किसी भी नेता को अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने से रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो 2 दल मिलकर सरकार बनाते हैं, इसी को बोलते हैं गठबंधन की राजनीति। जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य में अगर 100 विधानसभा की सीटें हैं तो उसमें सरकार बनाने के लिए 50+1 मतलब कि 51 सीटें चाहिए। तो मान लीजिए किसी पार्टी को 51 सीटें नहीं, किसी पार्टी को 30 सीटें आती हैं और किसी को आती हैं 25 सीटें, तो या दोनों पार्टी मिल जाएंगी तो 55 सीटें हो जाएंगी। तो 55 बहुमत हो गया। तो ये दोनों पार्टियां मिल करके जब सरकार बनाएंगी तो इसी को बोलेंगे गठबंधन की राजनीति। ठीक है। जैसे कि वर्तमान में बिहार में है। सूचना का अधिकार, आरटीआई कानून क्या है? 2005 में यह कानून नागरिकों को सरकारी कामकाज और फाइलों की जानकारी मांगने का अधिकार देता है। ठीक है। यह 2005 में यह कानून आया था। इसके तहत नागरिकों को सरकारी कामकाज और फाइलों की जानकारी मांगने का अधिकार दिया गया। ठीक। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य होता है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, जनमत तैयार करना, मतलब लोगों का अपने हित में तैयार करना, और देश के लिए नीतियां बनाना, देश के लिए जो पॉलिसी होती है वो बनाना। तो राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या होता है? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, जनमत तैयार करना और देश के लिए नीतियां बनाना। भारत में धर्मनिरपेक्षता के 2 उदाहरण बताइए। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के 2 उदाहरण, पहला, भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि भारत किसी एक विशेष धर्म का है, इसमें सभी धर्मों के लोग बराबर रहते हैं। तो भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं। दूसरा, यहाँ सभी नागरिकों को किसी भी धर्म के मानने की आज़ादी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फला व्यक्ति फला धर्म का पालन नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है। और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यही भारत की धर्मनिरपेक्षता है। मेयर या महापौर का क्या कार्य है? तो मेयर महापौर का कार्य, मेयर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो मेयर क्या करता है? नगर निगम की जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा और शहर के विकास कार्यों की देखभाल और समन्वय करता है। तो शहर के जो विकास कार्य होते हैं इसकी देखरेख या समन्वय का काम कौन करता है? मेयर करता है। अगला है, नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है गृह कर, जो हाउस टैक्स होते हैं, जल कर, सरकारी अनुदान। ठीक है। और कार्य इसके क्या क्या है? शहरों की सफाई करना, जल की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना। तो यह 3 कार्य हैं। और आय के स्रोत देखिए, इसको आप लोग अलग अलग लाइन में लिखिएगा। आप लोगों को लिखने का तरीका पहले ही बता चुके हैं। तो जैसे एक सवाल आपको लिख के दिखा रहे हैं, जैसे देखिए, नगर निगम के आय के स्रोत और कार्य, तो लिखेंगे आय के स्रोत। आय के स्रोत ऐसे लिखेंगे, और आय के स्रोत में पहला लिखेंगे गृह कर, दूसरा लिखेंगे जल कर, और तीसरा लिखेंगे सरकारी अनुदान। अब फिर अगर
पूछ रहा है उसी क्वेश्चन में कि इसके कार्य बताइए, तो कार्य अलग अगले लाइन में लिखेंगे और कार्य में भी फिर ऐसे एक एक लाइन करके लिखेंगे, जैसे शहरों की सफाई करना, जल की आपूर्ति करना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना। ग्राम पंचायत के 2 मुख्य कार्य बताइए, तो ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य हैं गाँव की सड़कों और नालियों का निर्माण करना, दूसरा सरकारी स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा की देखरेख करना। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा की देखरेख करना, ये क्या है? ग्राम पंचायत के कार्य। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जब कोई समूह अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानकर समाज में नफरत फैलाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे कि कोई एक समूह किसी एक विशेष धर्म का व्यक्ति जब किसी दूसरे धर्म को निम्न मानता है या अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है और इसके आधार पर समाज में नफरत फैलाता है तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का मालिकाना हक होता है। मतलब कि ऐसी कोई अर्थव्यवस्था जिसपे सरकार भी उत्पादन का काम कर रही है और निजी व्यक्ति भी उत्पादन का काम कर रहे हैं, वहाँ पे होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिश्रित कृषि अलग चीज़ है। मिश्रित कृषि अगर पूछेगा तो कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे है मिश्रित खेती। जब किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करता है तो उसको बोलते हैं मिश्रित खेती। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अलग चीज़ है, मिश्रित खेती अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष के भीतर किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। परिभाषा याद रखिएगा, एकदम कन्फर्म है ये सवाल आएगा कि राष्ट्रीय आय को बताइए। तो एक वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब आता है अगला, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या से भाग देंगे, नीचे जनसंख्या रहेगी, कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो इसी को बोलेंगे औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। बचत किसे कहते हैं? आय का वह भाग जो उपभोग खर्च पर नहीं किया जाता बल्कि भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है, उसे कहते हैं बचत। जैसे किसी व्यक्ति की जितनी आय है और वह जितना खर्च है, इसका दोनों का अंतर निकाला जाए तो इसी को कहा जाएगा बचत। तो आय का वह भाग, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, उसमें से 8,000 रुपये खर्च करता है हर महीने, तो 2,000 जो बच रहा है उसी को बोलेंगे बचत। तो इसको लिखेंगे कैसे? आय का वह भाग जो उपभोग कर खर्च नहीं किया जाता बल्कि भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है, उसी को बोलते हैं बचत। अगला है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीणों को बचत के लिए प्रेरित करना, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बचत को प्रेरित करने के लिए, और सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए, सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए। वैश्वीकरण के 2 लाभ बताइए। तो वैश्वीकरण के 2 लाभ, विदेशी निवेश और नई तकनीकी का आगमन होता है इससे, और उपभोक्ताओं को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है। बीमारू राज्य कौन कौन से हैं? तो बीमारू राज्य आपको पता ही है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। यह आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य थे, इसीलिए इनको एक साथ मिलाकर के बीमारू राज्य बोला गया। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जीडीपी को परिभाषित करिए। जीडीपी एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित और वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई देश का यह भौगोलिक सीमा है, इस सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, लेकिन एक साल के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। एटीएम कार्ड क्या है? यह एक प्लास्टिक कार्ड है जिससे बैंक ग्राहक किसी भी समय अपनी जमा राशि को निकाल सकता है। तो यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे के द्वारा बैंक ग्राहक किसी भी समय अपनी जमा राशि को निकाल सकता है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार संतुलन किसी देश के कुल निर्यात और कुल आयात के मूल्य के अंतर को ही क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। तो देश ने कुल कितना एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, और देश में कुल कितने सामान आए, इंपोर्ट हुए, इन्हीं के मूल्यों के अंतर को ही क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा व्यापार संतुलन पॉजिटिव में होता है, और ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा व्यापार संतुलन निगेटिव में होता है। इसीलिए अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा पैसा, मतलब हमारे देश के लिए अच्छा माना जाएगा। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया जिसमें देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें देश के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है और लोगों के जीवन स्तर बेहतर होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक विकास।
बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के दो मुख्य कारण बताइए। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के दो मुख्य कारण कौन से हैं? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और उद्योगों का अभाव, और दूसरा बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक समस्याएं। यह बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। यह सवाल बार बार पूछेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और उद्योगों का अभाव और बाढ़ में सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं। अगला है मृदा के मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा के मुख्य कार्य हैं विनिमय का माध्यम है ये, मूल्य का मापक है ये, और भविष्य में भुगतान का आधार है। तो तीन इसके मुख्य कार्य हैं, एक तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और भविष्य के भुगतान का आधार। अगला है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? वह तकनीक जिससे ग्राहक बैंकों की किसी भी शाखा से अपना लेन देन कर सकता है, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। वह तकनीक जिससे ग्राहक बैंक के किसी भी शाखा से अपना लेन देन कर सकता है, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग। मौद्रिक प्रणाली क्या है? वह व्यवस्था जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन पैसे के माध्यम से होता है, उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। वह व्यवस्था जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किसके माध्यम से होगा? पैसे के माध्यम से होता है, उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। और मानव विकास रिपोर्ट क्या है? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। यह रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना करता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना करता है, और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब आपने जो भी देखा यह लघु उत्तरी सवाल था। लघु उत्तरी इतने में आपके 2 नंबर वाले जितने भी सवाल आएंगे, ये मान करके चलिए आप इसको इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। हो सकता है हूबहू यही क्वेश्चन ही हो, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं और जो भी बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं का यह वो है। तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार में याद हो जाए उतनी बार इसको सुनिए और लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इतने में आपके लघु। अब आगे आप दीर्घ उत्तरी देखते हैं। अब देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरी मैंने ज़्यादा नहीं 10 से 11 सवाल हैं दीर्घ उत्तरी के, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस 10-11 में से आपके कम से कम 4 से 5 सवाल आपके हो जाएंगे दीर्घ उत्तरी वाले। तो 4 से 5, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लैंग्वेज जो करे, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। तो 10 सवाल हैं दीर्घ उत्तरी के, इसमें से आपको 4 से 5 सवाल मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहला इतिहास का सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये दीर्घ उत्तरी वाला ध्यान रखिएगा, जिसको आपको कम से कम आधे से 1 पेज में लिखना होगा। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया था, आपको पता ही है। उसने पर्सा के राजा विलियम प्रथम के चांसलर के रूप में काम किया, और उसने सैन्य शक्ति बढ़ाई और 3 प्रमुख युद्ध डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ लड़ा, ठीक है। और 1871 में सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का शक्तिशाली राष्ट्र बना, और इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका में आप क्या लिखेंगे? तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया, पहला। दूसरा, उसने पर्सा के राजा विलियम प्रथम के चांसलर के रूप में भी काम किया। तीसरा, उसने सैन्य शक्ति बढ़ाई और 3 प्रमुख युद्ध डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से लड़ा, और 1871 में सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बना, ठीक। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की चर्चा करिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान के। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े नेता थे कौन से? गांधी जी। तो गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। पहला, इन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार बनाया। दूसरा, प्रमुख इन्होंने 3 आंदोलन कौन कौन से? चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। 4 आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ईयर अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें इन सारे आंदोलनों का मेंशन करना जरूरी है। और उन्होंने समाज में दबे कुचले वर्गों जैसे कि हरिजन के साथ उत्थान और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया था। तो इसमें 4 प्रमुख आप काम लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान। पहला, गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार बनाया। दूसरा, गांधी जी ने प्रमुख आंदोलन शुरुआत किए जैसे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा, उन्होंने समाज में दबे कुचले दलित वर्ग या हरिजनों के साथ उत्थान की बात की और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। अब अगला सवाल देखिए, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं और समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं सबसे पहले आप लिखिएगा,
क्वेश्चन उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं। अब पहला लिखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है या 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ खाद्यान्न व नकदी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो तीन आप लिखेंगे। पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा, यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तीसरा, यहाँ खाद्यान्न व नकदी दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, अब समस्याएं क्या हैं? समस्याएं देखिए, समस्याएं लिखेंगे भारतीय कृषि की समस्याएं। पहला, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, सिंचाई का मतलब साधन नहीं है। दूसरा, खेतों का छोटा आकार। तीसरा, आधुनिक तकनीक और अच्छी खाद बीजों की कमी है। और चौथा, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, सिंचाई सुविधाएं उतनी नहीं है। तो समस्याएं 4 क्या लिखेंगे? मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, खेतों का छोटा आकार, आधुनिक तकनीक और अच्छी खाद के बीजों की कमी और सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अगला, भारत में कोयले के वितरण और प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में कोयले का वितरण और प्रकार, तो सबसे पहले देखिए, कोयला भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और इसके 4 प्रकार हैं। तो कोयला आपको पता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट प्रकार में 4 हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, यह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट, इसमें 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। दूसरा है बिटुमिनस, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन से कोयले का प्रकार पाया जाता है? बिटुमिनस का। लेकिन कोयला सबसे ज़्यादा किस में होता है? एंथ्रेसाइट में। लिग्नाइट कोई भूरा कोयला भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ सकता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। और पीट यह सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला है, पीट। ठीक है, तो यह तो हो गया प्रकार। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? झारखंड में झरिया है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। तो ये झरिया और रानीगंज तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, कहाँ झरिया कहाँ है? झारखंड में, रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो प्रश्न आएगा कि भारत में कोयले के प्रकार बताइए। तो कोयले के प्रकार 4 हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक, और इसके क्षेत्र कहाँ हैं? झारखंड, झरिया में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत 90% से ज़्यादा होती है। बिटुमिनस यह भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। बिटुमिनस मतलब कोयले का कौन सा प्रकार भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? बिटुमिनस। और जो लिग्नाइट कोयला आता है इसी को भूरा कोयला भी कहते हैं। अब पॉलिटी से देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भारत की संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, पहला है, यहाँ दोहरी सरकार होती है, मतलब कि केंद्र में अलग, राज्य में अलग, मतलब केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर 2 अलग अलग सरकारें होती हैं। ठीक है, दोहरी सरकार की व्यवस्था। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यहाँ पे 3 सूचियाँ हैं, मतलब शक्तियों का स्पष्ट विभाजन का मतलब होता है कि किस हिस्से पर या किस क्षेत्र में कौन लोग कानून बना सकते हैं। तो जैसे संघ के विषय कुछ डिसाइड है, राज्य के विषय हैं और समवर्ती के। तो संघ वाले में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य वाले में केवल राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों बना सकती है। ठीक है, तो यह शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, मतलब यहाँ का संविधान लिखित है, ऐसा नहीं कि मुंह बोली ऐसा कि जो मन में आया कुछ भी कह दिया। हर चीज़ का लिखित हुआ है, लिखित है, संविधान में लिखित है इस चीज़ के लिए क्या कानून है। ठीक है, लोगों के कौन कौन से अधिकार है, तो लिखित संविधान है। और संविधान ही सबसे सर्वोच्च है, हर चीज़ से ऊपर कौन सा है? संविधान है। ठीक है, अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर किसी का दबाव नहीं है, तो विवाद को सुलझाने के लिए निष्पक्ष न्यायालय भी है। ठीक है, अगला है लोकतंत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करिए। तो लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां? पहला, सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है, सांप्रदायिकता। दूसरा, जातिवाद, राजनीति में जाति का प्रभाव, मतलब किसी विशेष जाति के लोग ही किसी विशेष जाति को वोट दे रहे हैं और उसी विशेष जाति की केवल बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अगला है वंशवाद, एक ही परिवार के लोगों का सत्ता पर काबिज होना, मतलब कि जो उनके पिताजी थे उन्हीं के बच्चे और उन्हीं के बच्चे ऐसे बार बार होते जा रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? वंशवाद कहते हैं। और आतंकवाद, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा। ठीक है, तो लोकतंत्र के 4 खतरे हैं, सांप्रदायिकता, जातिवाद, वंशवाद और आतंकवाद। ठीक, अगला प्रश्न अर्थशास्त्र से देखिए, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करिए। तो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दोनों तरीके से प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक, आपको दोनों लिखना है अगर 5 नंबर में आएगा तो। ठीक है, तो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव हैं, एक तो सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या है? विदेशी निवेश बढ़ा है, मतलब कि विदेशी लोगों ने अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश किया, इन्वेस्ट किया है। ठीक है, नई तकनीकी आई है, मतलब अन्य देशों से भी हमारे पास तकनीकी आई। और तीसरा, उपभोक्ता को कम कीमत पर बेहतर सामान मिला है। ठीक है,
कम कीमत पर बेहतर सामान मिला है, ठीक, वैश्वीकरण से। ये तो हो गया सकारात्मक प्रभाव, 3 हो गए। FDI मतलब विदेशी निवेश का बढ़ना, नई तकनीकी का आना और उपभोक्ता को कम कीमत पर बेहतर सामान का मिलना, ये वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक प्रभाव में देखिए, छोटे और कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ है। तो जो छोटे उद्योग हैं वह बड़े बड़े उद्योगों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, उनका नुकसान हुआ है। और बेरोजगारी कुछ क्षेत्रों में बढ़ी है, क्योंकि मशीनीकरण से और अन्य तकनीकी युक्त सामानों के आने से क्या हुआ है कि यहाँ के उद्योग बंद हुए, तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। 2 नकारात्मक प्रभाव हैं, छोटे और कुटीर उद्योग बंद होने गए हैं या उनको नुकसान हुआ है, और बेरोजगारी कुछ क्षेत्रों में बढ़ी है। सहकारिता क्या है, इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन किए। सहकारिता वह संगठन है जहां स्वेच्छा से लोग मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वेच्छा से लोग मिल करके काम करते हैं, उसी को बोलते हैं सहकारिता। ये एक संगठन है। इसका सिद्धांत क्या है, इसकी सदस्यता खुली होती है, मतलब कोई भी आ सकता है इसमें। प्रजातांत्रिक नियंत्रण मतलब एक व्यक्ति एक वोट, मतलब जितने लोग इसमें रहेंगे उस पर समान अधिकार रहेगा। अगर 10 लोगों का मिलकर के संगठन बना है तो 10 लोगों का उस पर बराबर अधिकार होगा। इसमें मेन उद्देश्य होता है सेवा का भाव, एक दूसरे का लाभ का उचित बंटवारा होता है, मतलब जिस रेशियो में लोग पैसे लगाएं उसी रेशियो में इसमें बंटवारा होगा। अगला है बिहार से कुछ प्रमुख क्वेश्चन। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण और उनको दूर करने के उपाय बताइए। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा है कृषि पर बोझ, मतलब कृषि पर बहुत ज़्यादा लोग निर्भर है। उद्योगों का अभाव, बिहार में उद्योग का अभाव है। और दूसरा बाढ़ और सूखे की मार। आपको देखा होगा बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ की समस्या, तो दक्षिणी भाग में सूखे की समस्या। तो पिछड़ेपन का 4 कारण क्या है, एक तो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, उद्योगों का अभाव और बाढ़ और सूखे की समस्या। अब इसको दूर करने के उपाय क्या है, दूर करने के उपाय जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, उद्योगों की स्थापना किया जाए और बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाए। अब देखिए 2-2 नंबर में भी ये सवाल पूछ सकता है। तो 2 नंबर पूछेगा तो यार कारण पूछेगा या तो उपाय पूछेगा। तो कारण में आपको इतना लिख देना, उपाय में आपको इतना। लेकिन अगर 4 नंबर पूछेगा तो कारण और उपाय दोनों पूछेगा, तो कारण में आपको ये लिखना है और उपाय में ये लिखना है। अगला है कि उपभोक्ता के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करिए। तो उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है, तो अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, शिकायत निवारण का अधिकार है, ठीक है। ये 4 अधिकार है उपभोक्ता के। और कर्तव्य क्या है, कर्तव्य आपका रसीद मांगना है, ISI हॉलमार्क देखना चाहिए आपको सामान लेते समय। मतलब आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो आप रसीद उससे मांगे, तभी तो आपको उसका लाभ मिलेगा। मतलब रसीद के आधार पर ही तो अगर आपको कोई विवाद होगा तब जाएंगे। हॉलमार्क आप खुद देखिए उस पर हॉलमार्क लगा है कि नहीं। और अगला है विज्ञापनों से सतर्क रहना। किसी किसी चीज़ का बहुत फर्जी विज्ञापन भी किया जाता है, तो उस चीज़ से आपको विज्ञापनों से सतर्क रहना है, ठीक है। यहाँ से अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रैपिड फायर मोड में देखेंगे, ठीक है। मैं प्रश्न और उत्तर पढ़ते जाऊँगा। आप इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप ईयरफोन लगा करके या मोबाइल की आवाज़ थोड़ी वो पास करके आप इसको आराम से सुनते जाइएगा। 1 से 2 बार 3 बार आप जितनी बार सुनेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से आपके मिनिमम कम से कम आपको जितने करने हैं, जैसे 40 क्वेश्चन आपके करने हैं, तो मान करके चलिए 40 सवाल इतने में से आ जाएंगे। लगभग ये 200 से 250 के आसपास प्रश्न है। और मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा, आंसर बताता जाऊंगा, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता है इटली और जर्मनी ये कौन से महाद्वीप में आते हैं, यूरोप में। जालवेरीन कैसी संस्था थी, जालवेरीन किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, सेडान का युद्ध ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच में। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने। रूस में जार का अर्थ क्या है, जार अभी आपको ऊपर बताए थे। रूस में जार का अर्थ क्या है, रूस का सम्राट, ठीक है। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। इसकी प्रमुख पुस्तक का नाम आप लोग सोच के बताइएगा, ठीक है। अगला है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस में। कहाँ पे, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में। अगला है ओंकारवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ओंकारवाट का मंदिर कहाँ पे, ये कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा अभी तक का ये हिंदू मंदिर है, ठीक है। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यह ऐसे समझिए कि भारत में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। आपको पता होगा पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड आए, फिर मतलब अंग्रेज आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो अगर किसी को याद करना हो तो PDF जैसे PDF फाइल होती है, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। और सबसे आखिरी में कौन आए, फ्रांसीसी आए।
कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले व्यापारी कौन से थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे बाद में आए और सबसे आखिरी में भारत से जाने वाले यही लोग थे जो गोवा में 1961 में जब गोवा आज़ाद हुआ। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक, तो सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यह पुस्तक है, यह किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखा है फान बोई चाउ ने। किसने लिखा है? फान बोई चाउ ने। गदर पार्टी की स्थापना, आपको पता है गदर पार्टी, यह किसने स्थापना किया था? लाला हरदयाल ने। और कब किया था? 1913 में। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। अगला है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपको पता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। तो 1920 में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1920 में कोलकाता के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला है आरएसएस की स्थापना। आरएसएस आपको पता होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में। और किसने किया था? हेडगेवार ने। ठीक है, हेडगेवार ने। वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिली थी? तो बारदोली किसान आंदोलन में। कब? बारदोली किसान आंदोलन में। ठीक है। भारत में पहली कताई मिल, मतलब कताई मिल का मतलब होता है सूती मिल, आप समझिए सूती कपड़े का बनाने का जो मिल लगाया गया, कहाँ पे स्थापित हुआ? बम्बई में। कब? 1854 में। अगला है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? जैसे भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी, उसी तरह से लंदन में सबसे पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर, आपने ऊपर अभी देखा था, इस पर सब प्रश्न भी था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। अगर ये बिहार है आपका, तो बिहार का कौन सा? ये पूरब वाला इलाका है और ये पश्चिमी वाला, तो ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर। और कौन होते थे? जो अनुबंधित मजदूर होते थे, जो विदेशों में काम करने के लिए भेजे जाते थे, उनको बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय शुरू हुआ? तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में कब शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, कब शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी में। अगला है ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड सम्मेलन। अगला है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूरों को, मतलब ठेके पे काम करने वाले मजदूरों को, मतलब जो ठेकेदारी के रूप में काम करते थे, अनुबंधित। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। कौन से पत्र का? यंग इंडिया का। ठीक है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? आपको पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, भारतीय भाषाओं में जो पत्र का संपादन होता था उस पर नियंत्रण लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसने अपनी भाषा ही बदल दी इससे बचने के लिए? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। अगला है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। किस वर्ष में, किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति किसने शुरू किया था, या किस अवलंबन किसने किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो बिस्मार्क ने। क्या है के लिए? जर्मनी की एकीकरण के लिए। अगला है चेका क्या था? चेका, चेका यह विशेष पुलिस दस्ता था। क्या था? यह एक विशेष पुलिस दस्ता था। दास कैपिटल, अभी ऊपर आपका आया था कार्ल मार्क्स, तो दास कैपिटल की रचना किसने की? यह कार्ल मार्क्स ने, इसी की रचना है कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। ब्रेस्टेलिवोस्टक की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में।
रेशम मार्ग या व्यापारिक मार्ग था, आपको पता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? चीन से। अगला है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? मतलब वर्तमान में जो आधुनिक युग, जो मॉडर्न एज है अभी, इसमें सबसे बड़ी क्रांति कौन सी मानी जाती है? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। अगला है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है या हुआ? श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं, उनसे किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, जो मजदूर लोग काम करते हैं। मजदूर दिवस, लेबर डे, कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है, बोल्शेविक की क्रांति, जिसे रूस क्रांति भी बोलते हैं। तो बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो चिन मिन, यह पथ प्रदर्शक, इसका अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। अगला है, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1954 में हुआ, 1954 में। स्वराज दल के अध्यक्ष, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास थे। CR दास, इन्हीं को बोलते हैं, चित्तरंजन दास। ठीक है। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो दो तरीके से सवाल पूछेगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर के 1929 वाले वार्षिक अधिवेशन में। ठीक है। जगह कौन सी थी? लाहौर थी, जो पाकिस्तान में है। और सन कौन सा है? 1929 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा एबेंजर हावर्ड ने की थी। किसने की थी? एबेंजर हावर्ड ने। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। अभी आपने ऊपर देखा, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? चीन से। ठीक है। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब प्रारंभ हुआ? सब प्राइम क्राइसिस जिसको बोलते हैं। विश्व आर्थिक संकट कब प्रारंभ हुआ? 1929 में, 1929 में। इतिहास का हो गया। अब भूगोल का इसी तरह से देखेंगे। अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। इसी का एक अन्य नाम भी है कपासी मृदा। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि काली मृदा में सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसके कपासी मृदा भी कहते हैं। अगर इसका निर्माण पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा से इस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से धरातल पर लावा के रूप में निकलती है, उसी लावा से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसे काली मृदा कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है। और इसमें कपास की खेती होने के कारण इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब कि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह खत्म होने योग्य संसाधन है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कि पेट्रोलियम भी। ठीक है। अगला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यह पुनः प्राप्ति योग्य है। मतलब नवीकरणीय इसको बोल सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हो गया, ये सारे क्या हैं? नवीकरणीय या पुनः प्राप्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 200 नॉटिकल मील। ये ध्यान रखिएगा, 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील को ही हमारे जो भारत है ये, तो भारत के तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? संसाधनों के विदोहन से। मतलब संसाधनों का अंधाधुंध नुकसान पहुंचाना या अंधाधुंध प्रयोग ही क्या कहलाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अगला, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 12.2 किलोमीटर। ये भारत है तो 200 नॉटिकल मील तक तो आपका अपवर्जक क्षेत्र है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और 12.2 किलोमीटर तक क्या है? राष्ट्रीय संपदा। मतलब उस एरिया का हम लोग संसाधन अपने हित में प्रयोग कर सकते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण, ध्यान रखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। क्या है? अत्यधिक सिंचाई। सोपानी कृषि आपको पता है, एक के ऊपर एक ऐसे लेयर में की जाती है। मतलब यह बेसिकली ढलान वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है सोपानी कृषि। ठीक है। सोपान का मतलब हो गया, जैसे अगर ये पहाड़ है तो 1 लेयर 2 लेयर ऐसे ऊपर से नीचे तक के समुच्च, इसी को समोच्च कृषि भी बोलते हैं, समोच्च कृषि भी बोलते हैं। तो किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। अगर पूछेगा किस क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में या ढलानी वाले क्षेत्रों में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है?
राजस्थान में। भारत का मरुस्थल जो है कहाँ पे है? थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। तो मरुस्थलीय मृदा का विकास कहाँ हुआ है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन। कौन सा है? एड्रीन। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? आपको पता है पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, उसका कुल कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 96.5%। ठीक है, 96.5। बिहार में अति जल दोहन के से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? मतलब बिहार के अति जल दोहन मतलब अत्यधिक सिंचाई से या अत्यधिक पानी के खपत से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। ठीक है। प्राणियों के शरीर में मतलब जीव जंतुओं के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65%, 65% जल होता है। ठीक है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार था? तो देखिए ये पुराना डाटा है, आपको 2001 वाला नहीं याद करके जाना है। वर्तमान में अभी 2023 का डाटा निकल चुका है, 2023। ठीक है। तो इसमें देखिए भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक 2023 के हिसाब से है 25 दशमलव मतलब 25 ही प्रतिशत, 25.2 है तो 25%। वर्तमान में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पे वनों का विस्तार है? तो 25% पे। ये वाला डाटा ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए थोड़ा रुका। ये 2001 का डाटा है, तो 2001 में तो लगभग 19% वन थे, लेकिन वर्तमान में 2023 में जो वन आवरण का जो वन स्थिति रिपोर्ट जो निकलती है, जिसको बोलते हैं ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व, जिसको इंडियन स्टेटिकल फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है, ISFR, इसको इसके हिसाब से वर्तमान में लगभग 25% क्षेत्र पर वन है। ठीक है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक होता है अति सघन वन, दूसरा होता है अति सघन वन, उसके बाद मध्यम सघन वन और उसके बाद से खुले वन। अति सघन वन, मध्यम वन और खुले वन, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। पूछेगा वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। ये डाटा याद रखिएगा। और 2001 का पूछेगा तो 19% वन है, और 2023 वर्तमान में पूछेगा कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो लगभग 25%। और कितना होना चाहिए भारत में? 33%, मतलब 1/3 हिस्से पर वन होना चाहिए। ये भी डाटा पूछ सकता है आपसे। अब कुछ देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। वन अधिनियम कब आया था? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये तीनों याद रखिएगा, इसमें से एक कन्फर्म है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। वन अधिनियम 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ध्यान रखिएगा, इसमें वन्य जीव लगा है, इसमें केवल वन है। तो वन्य जीव बड़ा वाला जो है, ये संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अब आइए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का विकास है? तो 7.8% पर। कितना? 7.8। एग्जैक्ट डाटा अगर आपको ऐसे दिया रहेगा 6, 8, 10, 12, तब आप 8 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोज इसके है 7.8। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे दे देता है कि 5, 7, 12, तब 7 आप लगाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 7.8। देख लीजिएगा 7.8 के करीब कौन सा है। तो बिहार में कितने प्रतिशत है? और भारत में 25% पे, और बिहार में कितना? 8% लगभग। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। उसके बाद से 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का कितना उपयोग, कितना किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात, ध्यान रखिएगा, 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का कितना उपयोग करते हैं? 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। उड़ीसा, आपको पता है उड़ीसा में ही लोहे का भी उत्पादन होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एस कौन सा? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम को बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। देश में बांधों को किसने मंदिर कहा था? मतलब जो नदियों पे बांध बनाए जाते हैं उसको मंदिर की संज्ञा किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन दी था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन, सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उड़ीसा करता है। कौन सा? उड़ीसा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक अभ्रक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधात्विक कौन सा खनिज? अभ्रक है। यूरेनियम का प्रमुख स्थल क्या है? तो यूरेनियम जादूगोड़ा। आप कमेंट में बताइए कि जादूगोड़ा कहाँ पर है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। अगला है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, परमाणु विद्युत गृह तारापुर। कहाँ पे है? तारापुर। ये भारत का भी पहला है।
अगला है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? राजस्थान में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तारापुर किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और एक और याद रखिएगा, गुजरात का काकरापार, गुजरात में कौन सा परमाणु केंद्र है? परमाणु ऊर्जा केंद्र काकरापार। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, कहाँ पे? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है? असम में। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई, असम में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? अभी आपने देखा, उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्रों में। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी, लोहा को। आपको पता है लोहे के बिना कोई भी उद्योग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसी क्योंकि उसके सारे मशीन, उसके सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? लोहे से। तो इसीलिए इसको उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, या मूलभूत इसी को बोलते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर। कौन सा है? चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग के लिए। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? असम, डिगबोई में। ठीक है, असम के डिगबोई में। ताप विद्युत केंद्र बिहार में कहाँ पर है? बरौनी में। ताप विद्युत केंद्र मतलब जिसमें कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो ताप विद्युत केंद्र बिहार में कहाँ है? बरौनी में। कांवर झील, आपको पता है एक झील है जो बार बार पूछता है एग्जाम में, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय बिहार का जिला है, वहीं पे है कांवर झील। ठीक है, कुशेश्वर, कुशेश्वर किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में। कहाँ पर स्थित है? दरभंगा। बिहार में रज्जू मार्ग, आपको पता होगा ये रस्सी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जिसमें जाते हैं, ये ऐसे बना रहता है बैठने का, तो इसको रज्जू मार्ग बोलते हैं। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। ठीक है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक, अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये इसी को पटना का चिड़ियाघर भी बोलते हैं। पटना का चिड़ियाघर किस में, कहाँ पर स्थित है? पटना में। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? पटना में। यही पटना का चिड़ियाघर भी है। मंदार हिल, मंदार हिल किस जिले में है? बांका में। ठीक है, अगला है जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड, राष्ट्रीय मार्ग संख्या क्या है? तो देखिए पहले, अब तो थोड़ा बदलाव हो गया है। जीटी रोड सबसे पहले बनवाया किसने था? शेरशाह सूरी ने, पहले तो याद रखिए। और NH1 और NH2 इन दोनों को मिला करके जीटी रोड कहा जाता है। देखिए NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर, ये मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली से ऊपर अमृतसर है, तो इधर दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से इधर कोलकाता तक, इनको कंबाइन रूप से बोला जाता था जीटी रोड। ठीक है, इन्हीं को कंबाइन रूप से, तो NH1 दिल्ली से अमृतसर है और NH2 दिल्ली से कोलकाता, इन्हीं को कंबाइन रूप से क्या बोलते थे? जीटी रोड बोलते थे। बिहार में अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया रहेगा NH1, NH2, NH5 है, तो NH2 तब लगाइएगा उस समय, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा NH2 का ही है जीटी रोड में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। किस जिले में होती है? रोहतास। ये सबसे शिक्षित जिला भी यही है, रोहतास ही। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, बिहार में एक ही रेलवे का मुख्यालय कौन सा? हाजीपुर, हाजीपुर है। और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? या गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये दो बार बार पूछता है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। खाद कारखाना बिहार में कहाँ पर है? बरौनी में। कहाँ पर है? बरौनी में। बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस जिले में होता है? खगड़िया या बेगूसराय में। ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी, आप लोग देख चुके हैं ऊपर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। आपको बताया गया था, ऐसे दिल्ली से लेकर के यहाँ, दिल्ली से बम्बई, बम्बई से यहाँ पे चेन्नई, चेन्नई के बाद से यहाँ कोलकाता। ठीक है, तो इस चतुर्भुज को ही बोलते थे क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ठीक है, यह किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। अगला है सौर गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें लगाइएगा आप। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। आपको पता है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को बिहार में लगभग 50% का आरक्षण है। कितना है? लगभग नहीं, सॉरी, 50% का आरक्षण है। मतलब कि अगर पंचायती राज में जितनी सीटें रहेंगी उस पर आधे पे कौन लड़ सकता है? महिलाएं लड़ेंगी। ठीक है, तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर।
आप लोग देखें भी होंगे, सांप्रदायिक तनाव वगैरह की स्थिति हो जाती है धार्मिक विवाद को लेकर के। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। सत्ता में साझेदारी है, क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। सत्ता में साझेदारी मतलब भिन्न भिन्न पार्टियां मिलकर के साझेदारी करती हैं, इससे क्या होगा? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होगा। ठीक है। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? मर्चटेम में। ठीक है, मर्चटेम में। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? मर्चटेम में। ठीक है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। और राज्य कितने हैं? 28। ये डाटा याद रखिएगा, जरूर पूछेगा। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में? 21 में। आर्टिकल अनुच्छेद 21 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 70। अगला, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई मद्रास में। कहाँ पे? चेन्नई मद्रास में। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो कैसा है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब होता है कि सबसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, आपको पता है ग्राम पंचायत। और जिला स्तर पर इसको बोलते हैं जिला परिषद। ये कई बार नाम पूछता है तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए जिला परिषद। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। यह भी क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान में। और कौन सी जगह पे? नागौर में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले लागू हुआ था। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आप लोग कार्यकाल जरूर एक बार देख करके जाइएगा। देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। चुनाव लड़ने की उम्र किसमें? विधानसभा में। विधानसभा में या लोकसभा में कितना है? 25 वर्ष है। तो विधानसभा और लोकसभा में 25 वर्ष है। राज्यसभा में 30 वर्ष है। राज्यसभा में 30 वर्ष है। और पंचायती राज में चुनाव लड़ने का उम्र कितना है? 21 वर्ष है। और वोट देने का अधिकार, वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। तो ये सारे डाटा आप लोग याद रखिएगा। 18 वर्ष है आपको वोट देने की उम्र। पंचायती राज में 21 वर्ष, लोकसभा विधानसभा में 25 वर्ष और 30 वर्ष किसमें? राज्यसभा में। ठीक है। और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो ये सारा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें एक बार जरूर देख लीजिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा या विधानसभा में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल, राज्यसभा में चुनाव लड़ने की उम्र 30 साल और 21 साल ग्राम पंचायत वाले में, और 18 वर्ष वोट देने की उम्र। अगला, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। आपको पता होगा 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से, उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, और झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो ये डाटा याद रखिएगा। तो 2000 में 3 राज्य बने थे। तो झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर इसलिए है कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है उसी दिन, इसलिए 15 नवंबर को इसका झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, कुल कितनी भाषाएं? 22। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो 19 नगर निगम है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसको बोलते हैं, वर्तमान में इसी पार्टी के गठबंधन की सरकार है जेडीयू, जिसके पार्टी प्रमुख नीतीश जी हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, 1999 में। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। कौन से? आंध्र प्रदेश में। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता था? आपको पता होगा कि उस समय एक आपातकाल लगाया गया था, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल लागू किया दिया था, इसीलिए 1975 को
मतलब भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। क्षेत्रवाद, इससे क्या होगा, अलगाववाद बढ़ेगा। मतलब ये हमारा क्षेत्र है, वो आपका क्षेत्र है, तो क्षेत्रवाद की भावना से क्या होगा, अलगाववाद की भावना, मतलब लोग अलग थलग पड़ेंगे। 15वीं लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा, 15वीं लोकसभा वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं, ठीक है। कौन सी, 18वीं लोकसभा। तो इतना पुराना डाटा शायद ना पूछे, लेकिन अगर पूछेगा तो उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत था लोकतंत्र में, मतलब कि संसद में 10% था। लेकिन वर्तमान में 18वीं लोकसभा जो 2024 में भी चुनाव हुआ है, तो उसकी लोकसभा का क्रम कौन सा, 18वीं लोकसभा, और उसमें महिलाओं की संख्या 74 है, और प्रतिशत में पूछेगा कुल 13.6% महिलाएं हैं, ठीक है। तो अभी डाटा बढ़ा हुआ है। तो 15वीं लोकसभा में 10% था, लेकिन वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा चल रही है अभी, तो इसमें कितना प्रतिशत है, 13.6%। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, 1971 में। आपको पता, उसमें प्रधानमंत्री भी पूछेगा, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थी भारत की, इंदिरा गांधी जी। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, 1948 में, हम लोगों से 1 साल बाद। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948 में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आपको पता है ये कौन सा है, भारत। सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ था, 2005 में। अगला, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में भी आप देख रहे हैं उथल पुथल मचा हुआ। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमतों में वृद्धि। क्या था, पानी की कीमतों में वृद्धि। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी सरपंच होता है, ठीक है। भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। इनका अनुच्छेद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मुख्य चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान में, और जगह कौन सा था, नागौर, राजस्थान के नागौर में, और गांधी जी के जन्मदिन के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, ठीक है। अगला, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, यह किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने कहा था। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय। मतलब आपको पता ही है कि भारत में बहुत सारे दल हैं, कई सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, तो इसीलिए भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में जिसकी सरकार है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, पदेन पद होता है ये। नीति आयोग, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर या मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर या मेयर। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर या मेयर। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया है, तो भारत क्या, राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है, 50%। बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है, 50%। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में। कब हुई थी, 1980। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब वो होता है कि उत्पादन के साधनों पर या उत्पादन के साधनों पर सरकार का और साथ ही साथ प्राइवेट लोगों का, दोनों लोगों का समान अधिकार हो, तो उसको बोलते हैं मिश्रित। मतलब किसी किसी पे सरकार का अधिकार है, किसी किसी प्राइवेट का अधिकार है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है, तो पिछड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। आपको पता होगा बीमारू एक चीज़ था जो ऐसा टर्म दिया गया था जिसमें उन राज्यों का समूह था जो सबसे अधिक पिछड़े हुए राज्य थे, ठीक है। तो बीमारू में पहला कौन सा है, बिहार, ठीक है। तो पिछड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो बीमारू हमने लिखा है, तो BI का मतलब होता है बिहार, M का मतलब होता है मध्य प्रदेश, और R का मतलब होता है राजस्थान, और U का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। तो इसमें 4 राज्य शामिल थे, बीमारू। तो इसमें BI का मतलब बिहार हो गया, MA का मतलब मध्य प्रदेश, R का मतलब राजस्थान, U का मतलब उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्यों का जो ऐसे थे जो विकास के क्रम में बहुत पीछे थे, इसीलिए इनको बोला गया पिछड़ा राज्य या बीमारू राज्य। तो इसमें बिहार भी शामिल था, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है, ठीक है। इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि क्षेत्र आता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र बार बार पूछता है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, सर्विस क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। भारत का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर
कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अगला है, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का, ठीक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है, तीनों है, ठीक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि, ठीक है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सहज है या वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है, ठीक है। मुद्रा का क्या कार्य है? तो मुद्रा का कार्य किसी चीज़ का मापन, मतलब कि यह कितने, इसका वैल्यू कितना होगा, मापन, संचयन और भुगतान, यह तीनों इसका मुख्य कार्य है। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? मापन, संचयन और भुगतान, तीनों। प्लास्टिक मनी, आपको पता है एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ तो विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता, इसी को कहते हैं साख। तो मतलब विश्वास करना, साख का क्या अर्थ होता है? विश्वास करना। भारत की वित्तीय राजधानी, आपको पता है भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है? मुंबई है। ठीक वैसे ही बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, लेकिन बिहार की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुजफ्फरपुर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में, 1969 में, 1969 में व्यापारिक व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक है। कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसी को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919 में, ठीक है, सहकारिता, ठीक है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है। तो इसी से हमको ऊर्जा मिलती है, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी मतलब जिस पे सरकार का अधिकार नहीं है, निजी बैंक, ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, अभी प्राथमिक क्षेत्र आप देखें तो तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, ठीक है। अगला है नरेगा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों का, कम से कम 100 दिनों का। अभी इसका डाटा बदला है, लेकिन आप लोग अभी 100 ही दिन याद रखिए। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा? मतलब एक साल में 365 दिन का एक साल होता है, उसमें कम से कम कितने दिन का रोजगार मिलना चाहिए? 100 दिन का रोजगार, रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है। वैश्वीकरण के कुल कितने अंग हैं? मुख्य कितने अंग? 5। वैश्वीकरण के कुल कितने अंग हैं? 5। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जितने भी बड़े कंपनियों के नाम सुने, जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, कोका कोला हो गया, ये फोर्ड हो गया, सारी कंपनियां क्या हैं? बहुराष्ट्रीय है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है, 1995 में हुई थी। अगला है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क का। आप लोग देखते होंगे सोने चांदी के आभूषण जब लेने जाते हैं तो उस पर हॉलमार्क लगा रहता है, निशान लगा रहता है, तो इसकी शुद्धता को बताता है। तो शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह लगा रहता है? हॉलमार्क का। जैसे खाने वाली चीज़ों पे एक मार्क का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, तो एक मार्क खाने वाली चीज़ों पे, और यह स्वर्ण आभूषणों पे हॉलमार्क का। यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक है और 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि किसी वस्तु का कीमत, जैसे मान लीजिए कोई आपने सामान खरीदा, उसका मूल्य 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई विवाद होता है, तो उसमें आप शिकायत कहाँ करेंगे? राज्य आयोग में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा कब हुआ था? 1986 में। किसे गरीबी का कुचक्र कहा जाता है? गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, इसी को। जैसे एक बार अगर कोई व्यक्ति गरीब हो गया तो उसकी पीढ़ियां भी गरीब होने लगती हैं और इस जाल से वो बाहर नहीं निकल पाता। इसी को बोला जाता है गरीबी का कुचक्र। मतलब गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। और यह टर्म किसने दिया था? बार बार पूछता है, रेगनर नर्कसे ने। किसने दिया था? रेगनर नर्कसे ने। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम 5 ईयर प्लान जिसको बोलते हैं, यह कब शुरू किया गया था? 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? 1952 में। आपको पता है कि योजना आयोग, इसी की जगह पे अब आ गया है नीति आयोग।
यह कब शुरू हुआ था? 2015 में, ठीक है, 2015 में शुरू हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला है सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास अभी आपने ऊपर देखा था, केवल अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब अपने लिए ही केवल नहीं, अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? सतत विकास, ठीक है। मतलब केवल जो संसाधन हम पृथ्वी पर प्रयोग कर रहे हैं केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उस संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे सतत विकास। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह किसने कहा था? हर्टले विडर्स ने कहा था। किसने कहा था? हर्टले विडर्स ने कहा था। अगला है चेक, एक प्रकार की मुद्रा है। कैसी है? साख, मतलब यह विश्वास है, यह अनुमति देता है कि अगर आप चेक क्या है? साख मुद्रा है, मतलब यह विश्वसनीय मुद्रा है। अगर किसी को चेक काट के दे दिया जाता है तो उसका पैसा बैंक भुगतान करेगा जितने का चेक होगा। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या नाम है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1989 में। कब शुरू हुआ था? 1989 में। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? व्यापार, पूंजी और तकनीकी का मुक्त प्रवाह, मतलब कि इस पे कोई बाधा ना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के अगर व्यापार किया जा रहा है, पूंजी का प्रवाह हो रहा है या तकनीक एक देश से दूसरे देश जा रही है, तो इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? तो कोका कोला। किसने खरीदा है? कोका कोला ने, ठीक है। ग्राहक जागरूकता के लिए नारा क्या है? तो ग्राहक जागरूकता के लिए नारा है जागो ग्राहक जागो। आपको पता होगा, ऐड भी आता है कई बार, जागो ग्राहक जागो का। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी। आपको पता है अगर ये बिहार है तो बिहार का उत्तरी भाग क्या है? बाढ़ से, और दक्षिणी भाग सूखा से। तो दक्षिणी भाग सूखा से ग्रसित है और उत्तरी भाग बाढ़ से ग्रसित है, ठीक है। सूखे का जिम्मेदार कारक क्या है? वर्षा की कमी। वर्षा का उचित मात्रा में न होना क्या होता है? सूखे का प्रमुख कारण है। सुनामी का मुख्य कारण समुद्र में भूकंप आना, ठीक है। समुद्र में भूकंप आना ही क्या कहलाता है? सुनामी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। अगर यह मान लीजिए पृथ्वी है और भूकंप का मूल यहाँ पे है और सबसे पहले जिस पृथ्वी की सतह पे पहुँचते तो उसी को बोलते हैं अधिक केंद्र, ठीक है। और इसको बोलते हैं मूल केंद्र, जहाँ से भूकंप शुरू होता है, ठीक है। भूकंप का फोकस जिसको बोलते हैं, और इसको ईपी सेंटर बोलते हैं, अधिक केंद्र को। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? यातायात एवं संचार। बीमारू राज्य, आपको पता ही है, इसमें 4 राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर आपका उपभोक्ता में कोई शिकायत करनी है उपभोक्ता से संबंधित तो कोई भी शुल्क इसके लिए नहीं लगता है। अगला है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता या वर्षा की अधिकता, ठीक है। नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? जल की अधिकता या वर्षा की अधिकता। अगला है कुशेश्वर तटबंध या कुशेश्वर बांध, किस नदी पर है? कोसी नदी पर है, ठीक है। बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए, कई बार बताया गया बंगाल का शोक। बंगाल का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप, हाँ, इसकी इंटेंसिटी को मानव भले बढ़ा देता है, लेकिन सूखा किसकी वजह से आता है? जैसे बारिश पर्याप्त मात्रा में न होना क्या कहलाता है? सूखा। तो बारिश कौन कराता है? प्रकृति के द्वारा ही, प्राकृतिक आपदा है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, रेन हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, ठीक है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल के द्वारा। आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तुरंत ही ठंडे पानी से धोना चाहिए, उसको तुरंत उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आग से कोई अंग जल गया है या आग से आग से जला है तो उस पर तुरंत ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। बस्ती या मकान में आग लगने पर क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अग्निशामक, आपको पता हो गाड़ी आती है दमकल वाली, अग्निशामक यंत्र। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किसके लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए होता है। किसके लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है भूकंप के लिए? तो जो भी हिमालयी राज्य हैं, उत्तराखंड जैसे, यह सबसे
वो इलाका संवेदनशील इलाका है जहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है और यहाँ पे नुकसान होने की भी संभावना ज़्यादा है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में दीवारों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? अधिक दूरी होनी चाहिए। ठीक है, दीवारों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए? अधिक। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का, ठीक है, तो संचार के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मोबाइल, सार्वजनिक टेलीफोन। क्या होता है? मोबाइल और सार्वजनिक टेलीफोन। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो यह देखिए, ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आया होगा। अगला है, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमें ऊंचे भूमि स्थानों पर जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए? ऊंचे भूमि स्थानों पर। कृषि सुखाड़ क्या होता है? मतलब कृषि सूखा क्या होती है? जल का अभाव। मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित वे आपदाएं जो मानव के द्वारा होती हैं, जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे, जैसे कि सड़क दुर्घटना, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? बंगाल की खाड़ी में। किस हिस्से में? बंगाल की खाड़ी में। भूकंप के झटके सबसे पहले कहाँ महसूस होते थे? भूकंप के केंद्र पर, अधिक केंद्र पर। ठीक है, जिसका पृथ्वी पे जहाँ सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उसको अधिक केंद्र बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, सुनामी किस भाषा से लिया गया? सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, नदी के तटबंध के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए? कटीली झाड़ियाँ या मैंग्रोव वन। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ या मैंग्रोव वन लगाने चाहिए नदियों के किनारे, नदियों के तटबंध पे। आपदा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है आपदा के प्रभाव को कम करना। मतलब जो अभी आपदा आती है इसके प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए, इसका आप लोगों को इसका बेनिफिट तभी होगा जब आप इसको आराम से एक बार दो बार आप लगा करके सुन लीजिए। ऑब्जेक्टिव वाले तो सारे सवाल इसी तरह से हो जाएंगे। सब्जेक्टिव वाले में थोड़ा सा रुक करके नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा लिख लीजिएगा एक आध दो लाइन, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इस पूरे वीडियो को अगर आप ईयरफोन लगा करके अगर पहली बार सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार तीसरी बार में आप इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। स्पीड बढ़ाने के लिए होता है यूट्यूब में, स्पीड बढ़ा करके आराम से इसको सुनिए। 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे, एसएसटी आपका इतने में हो जाएगा। ठीक है, और एक वीडियो और डाला था मैं आपदा प्रबंधन का, जिनको अगर आपदा प्रबंधन में देखना होगा वो आधे घंटे से कम का ही वीडियो है, उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से मैंने भूकंप को, सुनामी को, बाढ़, सूखा सबको समझाया है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए हमें मैसेज करेगा। ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको पीडीएफ से ही पढ़ना है तो पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ ये पूरा दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आराम से आप लोग देखिए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके सवाल कम गलत होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। अभी तक आपने मेहनत किया है तो बस कुछ दिनों की और बात है, बस कुछ दिन और अच्छे से मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप घूमिए फिरिएगा जैसे जो भी करना है।